वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, उत्तर प्रदेश आरओ एआरओ की टेस्ट सीरीज में आज हम लोगों का छठा टेस्ट है। अब तक हम लोगों ने 5 कंप्लीट कर लिया है। आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर। आज का पहला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार शीर्ष 10 की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? शीर्ष 10 की वृद्धि महत्वपूर्ण है, तो कौन सा राज्य है? तो ये है मेघालय। सही जो ऑप्शन नंबर ए होगा। मेघालय की जो 10 की वृद्धि थी वो 27.9% थी। और वहीं बात अगर दूसरे नंबर पे की जाए तो वो है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सेकंड पे आता है। इसकी 10 की वृद्धि जो है वो 26% थी। उसके बाद बिहार आता है। तो सही जवाब जो बनेगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट है, प्रतिशत की दृष्टि से अनुसूचित जाति का सबसे बड़ा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? प्रतिशत, विशेष ध्यान दें, प्रश्न में प्रतिशत दिया है कि संख्या दिया है। देखिए, अगर यही बात संख्या की होती तो प्रश्न बदल जाता। तो प्रतिशत में कौन है? प्रतिशत में सबसे ज़्यादा है पंजाब। पंजाब है। और अगर संख्या की बात होती तो उत्तर प्रदेश आ जाता। चलिए नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का स्त्री और पुरुष लिंगानुपात कितना है? महत्वपूर्ण है, कई परीक्षाओं में आ भी चुका है, कई बार आ चुका है। अभी नई जनगणना जब तक नहीं होती तब तक ये महत्वपूर्ण बना रहेगा। तो सबको याद ही होगा कितना है, 943 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? गलत की पहचान करना है। तो चलिए देखते हैं। क्षेत्रीय रेल प्रशिक्षण संस्थान रायबरेली, क्या यह रायबरेली में है? जी नहीं, ये रायबरेली में न रह के कहाँ है? गाजीपुर में है, गाजीपुर। दूसरा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय मथुरा में। तो हाँ, ये सही है, मथुरा में अवस्थित है। उसके बाद सामाजिक वानिकी और पर्यावरण पुनर्वास केंद्र प्रयागराज, यह भी सही है। और वीवी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान नोएडा में अवस्थित है, गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में। तो यह भी सही है। तो सही जवाब जो बनेगा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलिए नेक्स्ट है, योजनाएं दिया गया है। योजनाएं और ईयर आप लोग याद रखिए, महत्वपूर्ण है, हमेशा परीक्षाओं में आते हैं। स्वावलंबन योजना, गलत पहचान, असत्य की पहचान करना है। स्वावलंबन योजना 2009 में आई थी। जी नहीं, ये गलत है, ये 2018 की योजना है। इसमें ना आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है युवक और युवतियों को। तो यही है स्वावलंबन योजना। भारत निर्माण योजना जो है 2005-06 में आई थी। हाँ, ये सही है। और उसके बाद स्मार्ट सिटी मिशन जून 2015 में लॉन्च किया गया था, यह भी सही है। और स्वधार योजना 2001 से 2 में आई थी, तो यह भी सही है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यही असत्य था, स्वावलंबन योजना 2018 में। नेक्स्ट है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। किसके द्वारा जो है इनको नियुक्त किया जाता है? इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए, इसका आर्टिकल कितना है? चुनाव आयुक्त किसमें है? अनुच्छेद जो है 324 आर्टिकल महत्वपूर्ण है, चुनाव के लिए है। कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? चौथी अनुसूची, देखिए संविधान की जो 12 अनुसूचियाँ दी गई हैं वो जुबान पे याद होनी चाहिए, नहीं तो परीक्षा जो है उसमें समस्या बन सकती है। इसलिए क्योंकि जितनी भी अनुसूचियाँ हैं ना, सभी परीक्षाओं में आप देख लीजिए, वहाँ मैच द फॉलोइंग करके या सीधे सीधे करके प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो चौथी अनुसूची जो है वो किससे संबंधित थी? तो वो राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा होता है उसके बारे में संबंधित है चौथी अनुसूची। यही भाषा दी गई, भाषा से किसका संबंध है? 8वीं अनुसूची। और संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यह किस में है? तो यह जो है 7वीं अनुसूची में। किस में? 7वीं में। महत्वपूर्ण है, आप लोग पूरा लिस्ट जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई। सही जवाब ऑस्ट्रेलिया होगा। ऑस्ट्रेलिया से प्लस एक और चीज़ आप लोग याद रखिए, संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक जो होता है किसका? राज्यसभा और लोकसभा का, वह भी यहीं से समाहित की गई।
चलिए नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। प्रस्तावना भी याद होना चाहिए, नहीं तो प्रस्तावना से भी प्रश्न बनते हैं और कन्फ्यूज करेंगे। तो देखिए, संविधान में जो स्वतंत्रता की बात की गई है ना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। कौन कौन सी है? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, उसके साथ धर्म की और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। जबकि यहीं न्याय की बात की जाए तो 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? सामाजिक, आर्थिक और उसके बाद जो है राजनीतिक। ये 3 प्रकार की न्याय की बात की गई। तो आर्थिक, देखिए आर्थिक स्वतंत्रता की बात नहीं की गई है संविधान में। तो सही जवाब जो बनेगा हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी बनेगा। यह किस में है? यह न्याय में है, न कि स्वतंत्रता में। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव आयोग से किसका संबंध नहीं है? तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना, चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा, चुनाव शांतिपूर्ण से ढंग से संपन्न करना। तो देखिए, शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करना, वैधता का निपटारा करना और चिन्ह का बंटवारा करना, ये तो तीनों का चुनाव आयोग करता है। लेकिन रही बात ये अधिसूचना जारी करने की, तो अधिसूचना जो है ये चुनाव आयोग नहीं जारी करता, बल्कि अगर ये लोकसभा में या राज्यसभा में होने वाला है तो कौन करेगा? राष्ट्रपति करेंगे। कौन? राष्ट्रपति। और वहीं अगर ये विधानसभा में होगा या फिर विधान परिषद में होगा, तो विधानसभा या विधान परिषद में होगा तो कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे, राज्यपाल। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए बनेगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है, अर्थात जिसका जिक्र जो है संविधान में नहीं किया गया है। तो देखिए कौन सा होगा? मानवाधिकार आयोग। जी हाँ, ये सही है। मानवाधिकार आयोग की ही चर्चा जो है वो संविधान में नहीं किया गया है, बल्कि राज्य वित्त आयोग, लोकसभा का सचिवालय और केंद्र का वित्त आयोग ये सब समाहित किए गए। तो ये मानवाधिकार आयोग की स्थापना हुई कैसे? देखिए, इसकी स्थापना जो है ना, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एक्ट आया था, उसी के थ्रू किया गया था। यह एक्ट कब आया था? तो 1993 में आया हुआ एक्ट है, उसके बाद इसकी स्थापना की गई थी। महत्वपूर्ण संस्था है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? देखिए, केंद्रीय सूचना आयुक्त अर्थात क्या हुआ? सूचना अधिकार अधिनियम। सूचना अधिकार अधिनियम कब आया था? 2005 में। 2005 में। यह क्या है? आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो आप लोग कहते नहीं, कोई कुछ करेगा तो 19-20 तो आप बोलेंगे आरटीआई लगा देंगे, तो यही है आरटीआई। और इसके कौन है? केंद्रीय सूचना आयुक्त हैं, जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो केंद्रीय सूचना आयुक्त होते हैं। तो 2005 में ये एक्ट आया था। उस समय जो कार्यकाल था इनका वो 5 वर्ष था। 5 वर्ष और 65 वर्ष अर्थात मैक्सिमम उम्र थी, और 5 वर्ष जो है कार्यकाल रहता था। जो भी पहले आएगा उसी पे वो समाप्त कर दिया जाता था उनका कार्यकाल। लेकिन हुआ क्या कि 2019 में इसमें किया गया संशोधन हुआ, और यह संशोधन जो है इसमें कर दिया गया 5 वर्ष घटा के 3 वर्ष कर दिया गया, और 65 वर्ष, 3 वर्ष और 65 वर्ष कर दिया गया। तो इस समय जो चल रहा है वो 3 वर्ष और 65 वर्ष की आयु तक कार्यकाल चल रहा है। तो सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी। और यह भी पूछा गया है कई बार, केंद्रीय सूचना आयुक्त आरटीआई का जो एक्ट आया था वह कब आया था? तो यह भी आप लोग याद रखिए, 2005 में आया था। चलिए नेक्स्ट है, भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किस में निहित है? देखिए, यहाँ पे जिक्र क्या किया जा रहा है? निर्वाचन का अधीक्षण, निर्देशक और नियंत्रण। तो निर्वाचन का कौन कौन करेगा? सिर्फ एक ही लोग तो हैं जो पूरा करेंगे, वो है भारत का निर्वाचन आयोग। देखिए यहाँ पे दिया गया मुख्य निर्वाचन आयुक्त, अकेले ये थोड़ी कर पाएंगे, ये तो पूरा करेंगे ना। जो निर्वाचन आयोग पूरा कंबाइंड बना रहता है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो उसमें समाहित होते हैं, उसके सदस्य लोग सब मिल के करेंगे ना। तो पूरा कार्य ही इनका यही है। इसके सिवा भी और भी कार्य करते हैं, चुनाव के चिन्ह बंटवारा करना, ये सब सारी चीज़ें। तो वो चीज़ें जो है सभी लागू करने का काम निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? देखिए, जिक्र यहाँ मौलिक कर्तव्य का आया है। मौलिक कर्तव्य अर्थात तुरंत आप जाइए
कि कब ऐड किया जाएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 1976 में किसकी सिफारिश पे हुआ था? तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति जो थी, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हुआ था। और टोटल जो है कितने मौलिक कर्तव्य समाहित किए गए? तो टोटल 11 थे। 11 मौलिक कर्तव्यों को समाहित करके बनाया गया मौलिक कर्तव्य। तो सही जवाब जो होगा 1976 में आया था मौलिक कर्तव्य। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया कौन सी है? तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रपति का महाभियोग, महाभियोग कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 61। आर्टिकल 61 में महाभियोग के बारे में जिक्र किया गया है। तो कौन सी प्रक्रिया है? यह एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। अच्छा, महाभियोग जो है वो लाया क्यों जाता है? तो वह इसलिए लाया जाता है कि ये मान लीजिए संविधान का जब अतिक्रमण होने लगता है कि जो है संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति कार्य नहीं कर रहे हैं, तब महाभियोग लाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ और पूछा जाता है कि इसमें वोटिंग कौन कौन करता है? तो आपको बता दें, जो राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वही तो इनके चुनाव में वोटिंग करते हैं। लेकिन इसमें एक अलग बात यह है कि जो दोनों सभाओं के मनोनीत सदस्य होते हैं, अर्थात निर्वाचित नहीं होते, मनोनीत होते हैं, वो भी वोटिंग करते हैं महाभियोग में, जबकि वो वोटिंग में वोट नहीं करते। नीचे एक प्रश्न है, आप देखिए, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचक एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। यह निर्वाचक मंडल निम्न में से किसके निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बना है? तो देखिए, यहाँ पे इनका निर्वाचन कौन कौन करता है? तो देखिए, राज्यों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य करते हैं। तो हाँ, ये सही है, निर्वाचित सदस्य करते हैं। यही मैं आपको बता रहा था कि यहाँ मनोनीत सदस्य होते हैं, लेकिन वो जो है चुनाव में भाग नहीं लेते, बल्कि इनके महाभियोग में भाग लेते हैं मनोनीत सदस्य। चुनाव में सिर्फ कौन लेते हैं? निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों, अर्थात किसकी किसकी बात हुई? लोकसभा और राज्यसभा की। उसके बाद राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, आप ध्यान दीजिएगा, विधान परिषद यहाँ नहीं लिखा गया, तो ये समाहित होंगे। जबकि राज्यों के विधान परिषद के जो सदस्य हैं यह इनके निर्वाचन में सहभागी नहीं होते, तो ये गलत होगा। और एनसीटी दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा, देखिए यहाँ पे दोनों जगह विधानसभा चलती है, तो वहाँ विधानसभा के जो सदस्य हैं वह भी इनके चुनाव में भाग लेते हैं। जबकि अगर महाभियोग की बात की जाए ना, तो महाभियोग तो संसद के ये दोनों सदन जो हुए, संसद के दोनों सदनों के सदस्य अर्थात लोकसभा प्लस राज्यसभा के जो निर्वाचित प्लस जो है ना मनोनीत दोनों सदस्य जो है पार्टिसिपेट करते हैं। तो सही जवाब इसमें क्या बनेगा? तो देखिए, इसमें तीसरा हम लोगों का गलत था, बाकी सभी सही थे। तो कौन सा सही होगा? 1, 2, 4। चलिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से सत्य नहीं है। एक गलत है, उसकी पहचान करना है। तो पहला है प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। हाँ, ये सही है, जितना तरंग दैर्ध्य कम ज़्यादा होता रहता है उसी हिसाब से कलर चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह भी सही है। इसका एग्जाम्पल क्या है? ऑप्टिकल फाइबर, वाईफाई आप लोग प्रयोग करते हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर से संचालित होता है। फिर है एंडोस्कोपी में फाइबर ऑप्टिक्स का प्रयोग होता है। तो यह भी पूरी तरह से सही है। देखिए, नेक्स्ट देखते हैं, रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु के बराबर परंतु उल्टा होता है। क्या यह सही है? नहीं, ये गलत है। वस्तु के बराबर थोड़ी होगा, वस्तु से छोटा होगा और उल्टा होता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, नेक्स्ट देखते हैं, ऑटोमोबाइल्स में हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर आधारित है? क्या हाइड्रोलिक ब्रेक? देखिए, हाइड्रोलिक ब्रेक जो है ना वो पास्कल के नियम पर आधारित होता है। किसके नियम पर? पास्कल। इसके सिवा अगर आपसे कभी पूछा जाए हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, ये सभी क्या हैं? पास्कल के नियम पर ही आधारित होते हैं। चलिए, नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन कथन जो है सत्य नहीं है? फिर गलत कथन की पहचान करना है। पहला कथन है निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस प्रयुक्त करके ठीक किया जा सकता है। यहाँ शब्द पकड़िए, निकट दृष्टि दोष। देखिए, निकट दृष्टि दोष में कौन सी वस्तुएं अच्छी दिखेंगी, निकट की या दूर की?
जहाँ दोष लगा है ना उसे आप काट दीजिए, आप सही पकड़ेंगे तब। निकट दृष्टि दोष अर्थात निकट की वस्तुएं अच्छी दिख रही हैं, यही कन्फ्यूजन बनता है, इसीलिए क्वेश्चन बनाए जाते हैं। पढ़ने में तो लगता है कि निकट की दृष्टि दोष है, लेकिन ये नहीं होता। निकट की वस्तुएं अच्छी दिख रही हैं, दूर की वस्तुएं अच्छी नहीं दिख रही हैं। तो अगर दूर की वस्तुएं अच्छी नहीं दिख रही हैं तो कौन सा लेंस प्रयोग होगा? उत्तल लेंस का प्रयोग नहीं होता, अवतल लेंस का प्रयोग होगा, अवतल लेंस का। तो यही तो हम लोगों का गलत था। और जबकि अगर यहीं दूर दृष्टि दोष होता तो क्या होता? दूर की वस्तुएं अच्छी दिखती, निकट की नहीं दिखती, जिसके लिए हमें उत्तल लेंस लगाना होता। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही बन गया। आगे देखते हैं, मृग मरीचिका का कारण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। हाँ, ये सही है और सीधा सीधा प्रश्न में आया भी है। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग नीला रंग जो है प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। तो यह भी सही है पूरी तरह। और किसी तारे का रंग उसके ताप को दर्शाता है, तो जितना ताप वहाँ से निकलेगा उसी के हिसाब से तारे का कलर दिखता है। तो यह भी पूरी तरह से सही है। तो सही जो ऑप्शन नंबर ए था हम लोगों का। चलिए नेक्स्ट है 81 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वैज्ञानिक और आविष्कार खोज सिद्धांत। तो इसमें देखिए, पहला है लॉर्ड रेली आर्गन गैस की खोज। हाँ, ये सही है पूरी तरह से। रदरफोर्ड इलेक्ट्रॉन की खोज। क्या रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी? नहीं, यही गलत है हम लोगों का। रदरफोर्ड किसकी खोज करता थे? परमाणु के जो है नाभिक मॉडल, परमाणु के क्या नाभिक मॉडल की खोज करता कौन थे? तो वो रदरफोर्ड थे। और जबकि इलेक्ट्रॉन की खोज कौन करता है? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, थॉमसन। तो सही जवाब हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी बन गया। आगे भी देख लीजिए, मैक्स प्लांक जो है क्वांटम सिद्धांत से संबंधित है और एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का निर्माण किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है? तो ताप प्रवणता, विस्थापन और त्वरण, ये तीनों सदिश राशि है। नहीं है तो उष्मा क्या है? उष्मा अदिश राशि है, अदिश राशि। चलिए नेक्स्ट है, भू स्थिर उपग्रह की कक्षा होती है। भू स्थिर उपग्रह की कक्षा कैसी होती है? देखिए, भू स्थिर उपग्रह जो है ना वो लगभग कितने ऊपर होते हैं? 36,000 किलोमीटर ऊपर होते हैं और पृथ्वी के साथ ये गमन करते हैं। तो पृथ्वी की कक्षा में ये घूमते हैं। तो पृथ्वी की कक्षा जैसी होगी वैसे ही भू स्थिर उपग्रह की भी कक्षा होगी। तो पृथ्वी की कक्षा कैसी होती है? दीर्घवृत्ताकार होती है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत का स्कॉर्पियन पनडुब्बी किस देश के सहयोग से विकसित हुई है? तो स्कॉर्पियन पनडुब्बी जो है वो फ्रांस के सहयोग से निर्मित की गई है। अच्छा, एक यहाँ पे देखिए रूस लिखा है। रूस के सहयोग से क्या हुआ है? ब्रह्मोस क्या है? मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल जो है रूस के सहयोग से निर्मित किया गया। नेक्स्ट है, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा कैंसर के इलाज के लिए कौन सी नई औषधि का प्रयोग होता है? तो देखिए, यह नई औषधि जो बनाई गई है यह इंटरफिरान है। कौन सी? इंटरफिरान। अच्छा, यह क्या है? यह एक प्रकार की ना प्रोटीन है, प्रोटीन। और आप लोग याद रखिए कि इसका प्रयोग ना किसके किसके कैंसर के इलाज में होता है? तो गुर्दे के जो कैंसर होते हैं और प्लस आप समझिए ब्लड कैंसर। कौन से? ब्लड कैंसर। इनके उपचार को मतलब इनके उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत कितना होता है? देखिए यहाँ पे डायनामाइट लगा है प्रश्न में। जर्मन सिल्वर मतलब यहाँ 0%, सिल्वर की कोई मात्रा यहाँ वैल्यू नहीं उपस्थित है। तो सही जवाब क्या बन गया? ऑप्शन डी बन गया। अच्छा, इसमें होता क्या क्या है? तो देखिए, इसमें तांबा होता है। कितना होता है? 50% अकेले ही तांबा होता है। फिर होता है जस्ता कितना होता है? 35% होता है। उसके बाद फिर निकिल होता है। निकिल जो है यह कितना? 15% होता है। ये सब मिलके बनाते हैं जर्मन सिल्वर, और इसमें सिल्वर एकदम नहीं होता, इसीलिए इस प्रश्न में डायनामाइट लगा था। सिल्वर शब्द से सब सिल्वर की तरफ पहले जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को जो है विकृत नहीं करता है? यहाँ क्या दी गई हैं?
विभिन्न प्रकार के टेम्परेचर दिया गया है और किरणें जानते हैं आप बहुत नुकसानदायक होती हैं बहुत चीज़ों के लिए। तो देखिए यहाँ बात की जा रही है प्रोटीन की। प्रोटीन को कोई नुकसान कौन नहीं पहुँचाता, तो वो है अवरक्त किरणें। इन्हें क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड रेज जो होती हैं, यह जो है प्रोटीन को नुकसान नहीं पहुंचाती। अच्छा, सबसे तगड़ी रेज कौन सी है? वो है एक्स किरणें, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? पहला है लाल हरा नीला प्राथमिक रंग होते हैं। हाँ, यह सही है, क्योंकि यही तीनों रंग जब एलईडी में आविष्कार किया गया ना, तभी से बहुत बड़ी क्रांति आई है पूरी दुनिया में। उसके बाद नीले प्रकाश में ऊर्जा अधिकतम होती है, तो यह भी बात सही है। उसके बाद फिर आता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पीले और बैंगनी प्रकाश तरंग में अधिक होती है, तो यह पूरी तरह जो है गलत है। पीले और बैंगनी में नहीं होता, बल्कि किस में होता है? लाल और नीले प्रकाश में जो है सबसे ज़्यादा प्रकाश संश्लेषण होता है। आप लोग याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। उसके बाद प्रकाश में वस्तुएं प्रकीर्णन के कारण दिखाई देती हैं, तो यह बात भी पूरी तरह सही है। नेक्स्ट है त्रिविमीय चित्र लेने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग होता है? त्रिविमीय चित्र अर्थात 3D, जो आप लोग देखते नहीं 3D, तो 3D इमेज जो है किसकी सहायता से बनता है? होलोग्राफी की सहायता से 3D इमेज बनाया जाता है। अच्छा, ये 3D इमेज उपयोग कहाँ होता है? तो आप ये सोचिए, जो इंजीनियरिंग के लिए बिल्डिंग की निर्माण के लिए वो लेज़र बीम से बनाते हैं, उसमें होता है। फिर आप समझिए जो मेडिकल साइंस में अंदर क्या क्या कैसी स्थिति है, किडनी का कौन से पोजीशन पे है, ट्यूमर है तो ट्यूमर कितना बड़ा छोटा है, तो ये सब चीज़ें बनाने के लिए बहुत प्रयोग होता है। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर से खोज और खोजकर्ता दिए हैं। पहला है भारी जल, होराल्ड सी उरे के द्वारा दिया गया, तो सही है। भारी जल होता क्या है? D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है प्रकाश वैद्युत प्रभाव, यह क्या है? हेनरिक हर्ट्ज है। क्या किसने दिया था? हेनरिक हर्ट्ज के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट है ब्लैक होल न्यूटन के द्वारा? जी नहीं, ये गलत है, यही हम लोगों का सही है। ब्लैक होल कौन दिया था? ब्लैक होल जो थे वो C चंद्रशेखर जी दिए थे, चंद्रशेखर। और यह कहाँ के वैज्ञानिक हैं? भारत के। इन्हीं के द्वारा चंद्रशेखर सीमा भी दी गई है, याद रखिए। इसी के बारे में पूरा रिसर्च करके वो चंद्रशेखर सीमा बनाए थे। आगे है भारतीय परमाणु कार्यक्रम राजा रमन्ना के द्वारा शुरू किया गया था, यह भी सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? फिर से गलत कथन जो है हमको पकड़ना है। सूक्ष्म जीवाणु हैंड लेंस द्वारा देखा जा सकता है। हैंड लेंस क्या हुआ? हाथ का जो ऐसे लेंस बना होता है, इससे आप क्या सूक्ष्म जीवाणु देख सकते हैं? नहीं, ये गलत है, क्योंकि आप सूक्ष्म जीवाणु किससे देखेंगे? माइक्रोस्कोप से। कंपाउंड माइक्रोस्कोप या इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप, तो हमेशा माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा। नेक्स्ट है रसेदार सब्जी के रूप में प्रयुक्त मशरूम कवक होता है। हाँ, ये सही है, पूरी तरह से सही है, मशरूम एक कवक होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में नोस्ट्राक, एनामिना और एजेटोबैक्टर सहायक जीव होते हैं, तो यह सही है। और उसके बाद दूध जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण खराब होता है, तो यह सही है, खराब भी होता है और उसी की वजह से दही में भी परिवर्तित होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार की फाइल को ईमेल अटैचमेंट द्वारा भेजा जाता है? ईमेल में अटैचमेंट के द्वारा क्या क्या भेजा जाता है? तो जो लोग भेजे होंगे उन्हें तो याद होगा। क्या क्या भेज सकते हैं आप? टेक्स्ट फाइल भेज सकते हैं। हाँ, टेक्स्ट फाइल मतलब जो टाइप किया जाता है मैसेज के द्वारा। ऑडियो फाइल यह भी भेजा जा सकता है और वीडियो फाइल भी भेजा जा सकता है, उपरोक्त D होगा। नेक्स्ट है वाटर जेट तकनीक का प्रयोग किया जाता है। देखिए, अगर आप शब्द को तोड़ेंगे तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। वाटर जेट तकनीक अर्थात वाटर का जेट है, इतना तेज़ से पानी निकल रहा है कि वो जेट की तरह लग रहा है। तो सिंचाई में ऐसे अगर प्रयोग होगा तो सभी फसल खराब हो जाएगी। अग्निशामक में तो प्रयोग होता है, लेकिन इतनी हद तक नहीं होता कि वो जेट की तरह यूज हो, क्योंकि जिससे टकराएगा उसे तोड़ देगा वो। यह भी गलत हो गया। खदानों के वेधन में, हाँ ये सही है, क्योंकि अगर खदान में आवश्यकता होती है इतने तगड़े फोर्स की,
और भीड़ के नियंत्रण में, भीड़ में तो इंसान को ही तोड़ देगा वो। चलिए नेक्स्ट है, 2 सूचियां दी गई हैं, उन्हें मैच कराना है। तो एक तरफ क्या है, आनुवांशिक उपलब्धि दी गई है और दूसरी तरफ वैज्ञानिक दिए गए हैं। तो चलिए मैच कराते हैं। जीवाणुओं में परागक्रमण और संयुग्मन की खोज यह किसके द्वारा की गई थी? तो यह जो है लेडरबर्ग के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, यौन संलग्न वंशागति की स्थापना जो है यह किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी मार्गन के द्वारा। और अगला है, ई कोलाई से डीएनए पॉलीमेरेज का जो है विनियोजन यह किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है कोर्नबर्ग के द्वारा किया गया था। और संपूर्ण आनुवांशिक कूट की स्थापना जो है यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह जो है खुराना के द्वारा किया गया था। तो यह 1 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोगों का मैच अगर देखें तो 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, तो सही जो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। सही जो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है, स्पर्म व्हेल जो है वो दांत वाली व्हेल में लघुत्तम होती है। तो क्या लघुत्तम होती है? लघुत्तम अर्थात छोटी? जी नहीं, ये गलत होगा, ये सबसे बड़ी व्हेल होती है। तो सही जवाब तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं, शहतूत साल तिब्बत एवं लद्दाख में पाए जाने वाले चीरू के बालों से बनता है। तो यह सही है। नेक्स्ट है, स्टार फिश इकाइनोडर्मेटा संघ के समुद्री जीव हैं। तो हाँ, ये सही है। देखिए स्टार फिश जो होती है ना, ये फिश की प्रजाति नहीं है, आप लोग याद रखिए, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। स्टार फिश जो होती है या जेली फिश होती है, ये सब ना समुद्री जीव नहीं होते हैं। मतलब समुद्री जीव तो होते हैं लेकिन फिश नहीं होते हैं। और नेक्स्ट है, कैट फिश मछली की एक प्रजाति है। तो हाँ, कैट फिश जो है वो मछली की एक प्रजाति होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पृथ्वी के ग्रहीय गति के नियमों से संबंधित है? तो देखिए ग्रहीय गति से संबंधित किसका है? तो केपलर का जो नियम था। अच्छा, केपलर का नियम था क्या? तो इनका नियम ये था ना कि सभी ग्रह जो है वो दीर्घवृत्ताकार, आप जानते हैं ना कि ये सन बीच में रहता है और दीर्घवृत्ताकार में सभी ग्रह जो है वो चक्कर लगाते हैं। तो सभी ग्रह जो है दीर्घवृत्ताकार में रहते हैं और केंद्र में सूर्य रहता है। यही केपलर का नियम था। तो सही जवाब जो बनेगा हम लोगों का क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, पुष्पित पौधों का कौन सा भाग उनके प्रजनन के लिए जिम्मेदार होता है? तो पौधे कहाँ से प्रजनन करते हैं? तना, पत्ते, जड़ या फूल? तो फूल से प्रजनन करते हैं। तो सही जो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए साथियों, इस प्रकार हम लोगों का आज का जो है श्रृंखला समाप्त हुई। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने सही हुए प्रश्न यह भी आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार। नमस्कार।